बहन निधि के घर में घुसते ही संध्या बिल्कुल निश्चिंत थी कि अभी यहाँ सिर्फ पवन जीजू ही उसे मिलेंगे। पवन अपने बेडरूम में लैपटॉप पर दफ्तर का काम कर रहा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। संध्या ने पवन की पीठ पर धीरे से एक चपत लगाई। पवन चौंक गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, ओ साली साहिबा आप? क्यों जीजू, आप क्या दीदी का इंतजार कर रहे थे? वह तो अभी अभी बाहर गई होंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। ऐसा है तो एक अच्छी सी सेल्फी लेती हूँ। आपकी शादी के 6 साल हो गए हैं, इकलौती साली के साथ आपकी एक भी सेल्फी नहीं। संध्या ने शिकायत की। कैसे हो सेल्फी? तुम तो इन 6 सालों में दूध मुही बच्ची थी, कहाँ फटकती थी मेरे पास? पवन नजदीकी बढ़ाते हुए संध्या की आंखों में देखने लगा। संध्या के शरीर में धीरे धीरे गुदगुदी पैदा होने लगी। वह जीजू के साथ लिपटकर इस तरह सेल्फी खींचने लगी कि पवन की सांसें उखड़ गई। संध्या के मन की पोटली पवन के सामने छितर गई थी। सेल्फी के बाद चुप्पी के शून्य को भरते हुए वह बोल पड़ी, देखो जीजू, सेल्फी में भी हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। पवन लैपटॉप को छोड़ अपने पलंग पर आ गया और फिर एक झटके में उसने संध्या को अपने बाहों में भर लिया। जीजू, दीदी को पता चला तो? महीने भर से तुम्हारे दिल का हाल मैं समझ रहा हूँ। अब भूल जाओ दीदी को। घरवाली को वश में रखना मुझे बखूबी आता है। संध्या अब तक पवन से लगभग लिपट चुकी थी। 22 साल की नवयौवना ने 36 साल के पवन के पौरुष को वशीभूत कर दिया था। प्रथम अनुभूति की लीला जब थमी तो संध्या का मन कुछ बेचैन हो उठा। बोली, जीजू, क्या मुझसे गलती हो गई? पवन ने उसको अपनी बाहों में जकड़ने के बाद छोड़ दिया। हमारी परंपरा है कि पत्नियां अपने पतियों को हमेशा खुश रखें। अब खुश मैं कैसे होता हूँ ये जानने की कोई जरूरत ही नहीं। ज्यादा मत सोचो, तुम कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर लो, फिर अपने ऑफिस में ही लगवा दूंगा। 11 बजने को है, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। संध्या के लिए जॉब की बात भी एक बड़ा लालच थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाई। तो संध्या और पवन ने अपनी सुविधानुसार अपना दर्शन बनाकर रिश्ते के विश्वास को दरकिनार कर दिया। उनकी रंगरेलियां बिना किसी रोक टोक के चलती रही। आज से 6 साल पहले उस दिन दोपहर 2 बजे करीब 25 साल की निधि गाड़ी के इंतजार में यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी। अचानक सामने से बाइक पर बैठा विशाल आता दिखा। निधि को देखकर वह रुक गया। अरे विशाल, 2 साल से कहाँ थे? एम.कॉम और बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तुम बताओ? चलो चलो नेहरू पार्क चलते हैं, निधि ने फुर्ती दिखाई। विशाल ने कहा, बैठो बाइक पर। बिना किसी औपचारिकता के वो पीछे बैठ तो गई, लेकिन यहाँ लोगों के पास बातें बनाने के लिए ऐसे मामले मिल जाए तो उनके पास समय की कमी नहीं रहती। खैर, इस मुलाकात को वह गंवाना नहीं चाहती थी। यूनिवर्सिटी के करीब ही था नेहरू पार्क। लोगों की तफरीह के लिए अच्छा खुला इलाका है। दोनों ने पर्यटकों के लिए बने बेंच पर अपना आसन जमाया। शाम होने में समय था, लोग न के बराबर थे। और सुनाओ? पहले की तरह शर्मीले विशाल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा। साइकोलॉजी में मास्टर पूरा हुआ है, 90% है। और तुम्हारा? निधि की उत्सुकता बढ़ गई थी विशाल के बारे में जानने को। बैंक की जॉब ही मेरे हिस्से समझे। तुम अब क्या करोगी? एक चपत लगाऊंगी तुम्हें। ऐसी भेद भरी नजरों से क्यों देख रहे हो? मन में कोई चोर है क्या? निधि ने बिंदास अंदाज में पूछा। चोर नहीं, जो है वो बताना तो चाहता हूँ, मगर झिझक रहा हूँ। बता भी दो, हमारी दोस्ती 10वीं कक्षा के बाद से ही है। अब नई दुल्हन की तरह शर्माना छोड़ो, निधि ने हक से कहा। यह सुन विशाल बोला, शादी कर लो मुझसे, एग्जाम अच्छे गए हैं और जॉब की गारंटी दे सकता हूँ। निधि का मजाकिया लहजा अचानक गायब हो गया। बोली, क्या बोल रहे हो विशाल? एक तो तुम मेरे हम उम्र, दूसरे तुम छोटी जाति के और मैं ब्राह्मण। मेरे घर वाले काट डालेंगे दोनों को। मेरे पापा इनकम टैक्स विभाग में अच्छे पोस्ट पर हैं, इसलिए बड़ी उम्र तक पढ़ लिख रही हूँ। गांव में तो 16-17 साल में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। फिर अभी मेरा इरादा क्लिनिक खोलने का है। ये सब कहकर मैं अपने पापा को गुस्सा नहीं दिलवा सकती। विशाल कमजोर और दुखी महसूस करने लगा था। उसने विनती के स्वर में कहा, सच कह दो निधि, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं था। निधि अपने दिल के हर एक कोने में फैली छोटे छोटे जुगनुओं की रोशनी को अनदेखा नहीं कर पाई। उसके पास जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरे लिए क्या हो? इतनी जल्दबाजी में मैं बता नहीं सकती, मगर शादी पसंद करने से हो नहीं सकती। सच कहूँ तो दोस्त पति नहीं बन सकता। उसका रोब हो तो वह इज्जत देने के काबिल बनता है, उसे समर्पण किया जा सकता है। कुछ बातें व्यवहारिक होती है। काश तुम मुझे समझ पाती। निराश विशाल की आंखें छलछला आई थी। विशाल, हमारे घर वालों और गांव वालों की जातिवादी कट्टरता को तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें उनसे दूर ही रखना चाहती हूँ। और तब से वो फोन नंबर के रूप में निधि के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस सेव होकर रह गया। पवन इनकम टैक्स विभाग में निधि के पापा से ऊंचे पोस्ट पर था। निधि के पापा को ऐसा दामाद हीरो में कोहिनूर सा लगा था। रूप की धनी, हंसमुख, उच्च शिक्षित निधि रोबदार ऑफिसर के बंगले में राजलक्ष्मी सी रौनक लेकर बसने आ गई थी। साल भर उन दोनों के बीच प्यार का जादू चलता रहा, मगर निधि के इज्जतदार रोबदार पति के आकर्षण का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। निधि अब काउंसलिंग के लिए अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। उसने पति के अकाउंट में जमा पापा के 20 लाख कैश में से 5 लाख मांगे तो पवन अनसुना करता रहा। रात को उसने सोते वक्त भी यही दोहराया तो पवन का जवाब था, जब तक बच्चे नहीं हो जाते तुम कुछ भी नहीं करोगी। मगर मेरे लिए बहुत जरूरी है, अभी जरूरी है अपने पति को खुश करना, ज्यादा बातें मत बनाओ। निधि दुखी हो गई और बोली, ये क्या कि बच्चे जब तक नहीं हो जाते क्या मैं कुछ काम नहीं कर सकती? मेरा सपना है कि मैं अपना क्लिनिक खोलूं। पवन के एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके होश उड़ा दिए। त्योरिया चढ़ गई पवन की। बोला, सीधी बात समझ नहीं आती? पलंग पर आते ही तुरंत मेरी सेवा में लग जाया करो। अपनी जानकारी में या अपनी बिरादरी में अब तक ऐसे ही स्त्रियों को वह देखता आया था जो पति के दुर्व्यवहार को हंसकर टाल जाया करती थी, इसीलिए वह पत्नी को पैर की जूती समझता था।
मिट्टी कितनी ही एक सी हो, मूर्तियां तो अलग होती ही हैं। निधि भी पवन की उम्मीद से परे थी। वह ना तो उठी और ना ही चाय बनाई। पवन भी पवन था। वो किचन से चाय के खाली कप उठा लाया और बेडरूम की जमीन पर पटक दिए। उसे बालों से पकड़कर खींचा और चीखा, बाप का राज समझती है, औरत होकर मर्द पर गुस्सा दिखाती है। माँ बाप ने पति की इज्जत करना नहीं सिखाया। मुंह उठाकर चली आई और बस तब से हर दिन रोबदार इज्जतदार पति के प्रति समर्पण का कोहरा छटता गया। उसकी लगभग प्रतिदिन ऐसे इज्जतदार पति से मुलाकात होती जो उसका गर्व नहीं बल्कि खुद में अहंकार का विस्फोटक था। उसे पास बिठाकर कभी उसकी मनुहार नहीं करता, बल्कि अपराधी की तरह निधि को सामने खड़ा कर उसे फटकारता था। ऐसे ही कठिन दिन उसने बिताए। फिर भी 6 साल गुजर गए। निधि को अपने जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद अब भी बाकी लगती थी। यद्यपि अब तक ना तो बच्चे हो पाए थे और ना ही कैरियर बन पाया था। इतना जरूर था कि उसकी निराशा बगावत पर आ गई थी और डर की दीवार टूटने पर आमादा थी। एक दिन अचानक उसके पापा की मृत्यु की खबर आई। निधि खबर मिलते ही माँ के पास चली गई, लेकिन पवन तो श्राद्ध के दिन अपना चेहरा दिखाने पहुंचा। विशाल अब बैंक में मैनेजर था। सूट बूट में उसकी रौनक देखते ही बनती थी। निधि के पापा की मृत्यु के बाद माँ के घर में पसरे सूनेपन को विशाल भरसक भरने की कोशिश करता। निधि के साथ ठिठोली करता, उसे चिढ़ाता, उसे मान मनोवल करता। निधि की जो बातें कभी उसका बचपना लगती थी, आज पवन के व्यक्तित्व से दो चार होने के बाद एक पुरुष साथी में जरूरी गुण लगने लगी थी। इज्जत देने के लिए प्रेम होना जरूरी है और पति पत्नी के बीच प्रेम समानता के बिना कहाँ संभव है। विशाल की मदद से उसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में साइकोलॉजिस्ट की जॉब ढूंढ ली थी। सैलरी अच्छी थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वहां बैठने की बात थी, जो निधि को सहज स्वीकार था। खोए हुए आत्मविश्वास का मंत्र पाठ जो विशाल ने दे दिया था, उसके भरोसे अब पवन की नाजायज चीखों के आगे डटे रहने की उसमें फिर से शक्ति आने लगी। अलबत्ता पवन धीरे धीरे उसकी तरफ से लापरवाह होता गया, कुछ हद तक अनसुने अनदेखे का भाव। हाँ, बिस्तर की चाकरी निधि को हर हाल में करनी पड़ती। विशाल की जिंदगी निराली थी। बड़े भाई भाभी उसके साथ रहते तो थे, लेकिन आंगन के बीच एक दीवार खड़ी थी, जो भाभी की कोशिशों का नतीजा था। निधि के प्रति लगाव और भाभी का व्यवहार कुल मिलाकर उसने शादी के ख्याल को परे ही कर रखा था। एक तरफ के 2 मंजिले मकान में विशाल ऊपर और नीचे उसके मम्मी पापा रहते थे। माता पिता की उम्र अधिक थी और ज्यादातर वे काम वाली के भरोसे रहते। विशाल उनका बराबर ख्याल रखता, छुट्टी के दिन उन्हें घुमाने भी ले जाता। वापस आकर निधि पवन के गुस्से को और झेल पाने में खुद को लाचार पा रही थी। कुछ मन लगे, कुछ ध्यान बटे, इसीलिए संध्या को वो अपने पास बुलाने लगी थी। यूं साल गुजरा। आज निधि की तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा कि हॉस्पिटल ना जाए, फिर कुछ मरीजों का सोचकर वह चली गई। वापस जब आई तब दिन के 11 बज रहे थे। सोचा था जल्दी आकर थोड़ा आराम कर लेगी। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आते आते उसने कई ऐसी आवाजें सुनी जिनसे विश्वास की चूल्हे हिल गई, आंखें पथरा गई। बेडरूम से आती आवाजें साफ होती गई, जो सीने में 100 हथौड़ों के बराबर थी। संध्या की आवाज आ रही थी, जीजू बस अब और नहीं। खिलखिलाहट के साथ कहती हुई वह शायद जीजू पर लेट गई थी। निधि की अनुभवी आंखें अंदर का सारा दृश्य देख रही थी। जीजू दीदी आ जाएगी, छोड़ो अब और नहीं, अभी देर है, वैसे आ भी जाएगी तो क्या, मैं परवाह नहीं करता। निधि दूसरे कमरे तक किसी तरह खुद को ढकेलते हुए ले गई और पलंग पर फेंक दिया अपने आप को। घृणा से भर गई वो अपने जीवन के प्रति। एक पत्नी होने का उसे इतना दुखद सिला क्यों मिल रहा है। पवन बदमिजाज था, पत्नी को पैरों की जूती समझता था। परंपरावादी सोच को शास्त्र वाक्य मानकर पत्नी को अपने से नीच जीव समझता था। सहने की हद होती है और इस हद की रेखा निधि को ही खींचनी थी। रात को सोते समय निधि के सपनों से लवरेज आंखें अफसोस के आंसुओं से दोहरी हो गई। पवन उसे देखते ही मशीन की तरह अपने सिकंजे में कसने लगा। वो परे हटकर चीखी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। ढीठ की तरह पवन ने जवाब दिया, मुझ पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं। पहले मेरा वंश बढ़ाओ, फिर प्रश्न करना, समझी। यही एक नश्तर था जो निधि को हर आड़े वक्त पर चुभता था। क्या वह वाकई मां बनने लायक नहीं थी? क्या वह इतने सालों से बिना चेकअप कराए बैठी थी? वह नहीं, पवन पिता बनने के काबिल नहीं, लेकिन वह चुप है ताकि पवन को बुरा ना लगे। इधर पवन इस खुशी में उसे धोखे और मक्कारी से नवाज रहा है कि वह औरत है, उसके पैरों की जूती है। क्यों शरीर की किसी कमी के जाहिर होने पर मर्द की इज्जत चली जाएगी? क्यों मर्द की इज्जत अहंकार की प्रत्यंचा पर चढ़ा तीर होती है? क्या पवन जैसा पति दोस्त नहीं, पत्नी का मालिक होता है? सैकड़ों अनसुलझे सवाल निधि को परेशान करने लगे थे। पवन के दिल में क्यों इतनी खुन्नस है? क्या निधि का पढ़ा लिखा समझदार होना पवन के अहम को चोट पहुंचाता है? क्या यही इज्जतदार होने की निशानी है? अगले दिन दोपहर तक निधि का कोई अता पता नहीं था। खाने पीने का इंतजाम कर वह निकल गई थी। शाम को पवन के हाथों में उसका डॉक्टरी परीक्षण था। यह उसके स्त्रीत्व का प्रमाण पत्र था। जैसे रिपोर्ट को नॉर्मल देख पवन की त्योरियां चढ़ गई। रिपोर्ट को टेबल पर फेंक उसने कहा, यह अपनी किसी पहचान वाली से करवा लाई हो, आपस की मिली भगत होगी। आपने खुद की टेस्ट करा ली है ना, या नहीं? कुछ नहीं तो कम से कम मेरी बहन के साथ मेरे पीछे गलत रिश्ता तो ना बनाते, निधि ने तीखे शब्दों में कहा। निधि ने उसी वक्त अपने मन के सारे दरवाजे पवन के लिए बंद कर दिए। मन के रीते कोने में सुकून की छोटी सी एक सांस बची थी, और वह था विशाल। आज सारे बंधन उसने इस देहरी पर तोड़े और कुछ जरूरी सामान के साथ वो बाहर आ गई। टैक्सी कर यूनिवर्सिटी गेट के पास पहुंची। विशाल को उसने पहले ही फोन कर दिया था। विशाल का घर यहाँ से पास ही था। आज शनिवार था, वह घर पर ही था, सो जल्दी वह यूनिवर्सिटी गेट पहुंच गया। निधि को अपनी कार में बिठाकर वो अपने घर ले आया। एक मूक वार्तालाप ने निधि के दर्द का पूरा खुलासा कर दिया था। विशाल के घर पहुंचकर वो फ्रेश हुई, कपड़े बदले और फिर फोन की सिम
नष्ट कर दी और विशाल के मम्मी पापा से मिलने पहुंच गई। विशाल ने याद दिलाया जरूरी कॉन्टैक्ट के बारे में। निधि ने निश्चित किया कि डायरी में जरूरी नंबर उसके पास नोट है। विशाल ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, ये मेरी पुरानी दोस्त निधि है, अब कुछ दिन इसे यहीं रहना है। माँ स्मृति बल देते हुए उसे कुछ देर देखती रही, फिर कहा, अरे निधि हो क्या? निधि ने उनके पैर छुए तो मम्मी ने कहा, बेटी ब्राह्मण होकर हमारे पैर ना छुओ। ऐसा आप कभी नहीं कहना आंटी, मैंने जाति के अहंकार का चाबुक पोर पोर में सहा है। जिंदगी और रिश्ते दम्भ से नहीं, सरलता और प्रेम से चलते हैं। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तो बड़े पते की बात करती है, जा इसे ऊपरी अपने बगल वाला कमरा दे दे, जब तक चाहे रहो बेटी, हमारी दुनिया आबाद हो जाएगी। सालों से अनास्था, अपमान और निराशा के तूफान में जो उलझ थी, आज इस सही किनारे पर लगने की उम्मीद ने उसे बड़ा धैर्य बंधाया। रात को सोने से पहले विशाल निधि से उसका हालचाल पूछने के लिए उसके कमरे में गया। वो सो रही थी। विशाल ने उसके माथे पर हाथ रखा तो चौंक पड़ा। निधि, तुम्हें तो बुखार है। विशाल, कुछ देर तुम मेरे पास रहो, निधि के स्वर में विनती थी। विशाल झिझका, क्या हुआ, नहीं बैठोगे? मैं डर रहा हूँ। मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं, निधि ने निराशा में ही परिहास किया। मैं खुद से डर रहा हूँ, कहीं पुरानी मनोदशा के भंवर में न फंस जाऊं। नहीं, मैं अब तुम पर कोई हक नहीं जमा सकता, तुम किसी और की हो। निधि ने उसे अपने पास खींचकर कहा, जाति परंपरा से भी ऊपर होता है मनुष्य का चरित्र और उसका मन। मैंने ऊंच नीच, परंपरा, उम्र आदि कई आधारहीन सोचों के चलते तुम जैसे नर्म दिल, हंसमुख, सरल और जिम्मेदार इंसान को खो दिया है, मगर अब आडंबरों के बोझ से मैंने खुद को मुक्त कर दिया है। जाति के दिखावे में मैं अपने मन से और छल नहीं कर सकती। रही बात समाज की, तो कागज पर एक सिग्नेचर और सब कुछ खत्म। विशाल ने उठना चाहा, बोला, कल सुबह बात करेंगे, तुम अभी होश में नहीं हो। गलती की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। विशाल के हाथ को निधि ने कस लिया था। बोली, विशाल, उन लोगों ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाला, जबकि ये सच नहीं था। पवन ने मेरी बहन के साथ रिश्ता बनाकर मुझे रोड पर फेंकने की पूरी तैयारी की है। अब चाहे समाज मेरे बारे में कुछ भी राय बनाए, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं बांझ नहीं हूँ। विशाल दूर हटते हुए बोला, तुम बदहवास हो रही हो, मैं अपने आप को शायद रोक ना पाऊँ। ये प्यार बचपन का है निधि, मेरी परीक्षा मत लो। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। विशाल, मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या पाओगे, मगर मैं तुमसे याचना करती हूँ कि मुझे साबित कर दो, मुझे हीनता की बेड़ियों से मुक्त करो। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। प्रेम, आकांक्षा ने दोनों को एक सूत्र में पिरो दिया। रात की चांदनी खिड़की से आकर उनकी इस मधुयामिनी को स्नेहिल स्पर्श देती रही। कुछ दिन बाद उसने तलाक की मांग कर ली। पवन ने भी हाँ कर दी। 8 महीने बीत चुके थे। पवन से तलाक जल्दी मिल गया। कुछ जान पहचान के वकीलों ने दोनों को अलग करा दिया। निधि मां बनने वाली थी। कुछ समय इंतजार, फिर वह विशाल की अर्धांगिनी बनेगी। विशाल अपनी मां के आशीर्वाद ले चुका था। संध्या को जब पवन के अहंकार के हाथों खूब जिल्लतें उठानी पड़ी, तो वह भी उसे तौबा कर हमेशा के लिए उसे छोड़कर देहरादून चली गई। बेटे के जन्म के बाद निधि कुछ ठान कर विशाल और बेटे को लेकर पवन के घर पहुंची। अच्छा ही था कि निधि को पहले से पता हो गया था कि किसी लड़की वाले को उस दिन बातचीत के लिए पवन के घर वालों ने बुलाया था। हॉल में तीनों को अचानक देख सब चौंक गए। पवन ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ बातें बाकी रह गई थी, उन्हें कहे बिना हिसाब का गणित मिल ही नहीं रहा था। पवन, शांत और दृढ़, निधि ने धीरे से कहा। पवन अपना नाम उसके मुंह से सुन अवाक रह गया। निधि ने कहा, तुम क्या हो पवन? अहंकार में सने एक धोखेबाज व्यक्ति। अफसर की कुर्सी एक पल में छिन जाए तो रह जाएगा क्या? एक दुष्चरित्र बदमिजाज आदमी। तुम्हें इज्जत देना इतना भी आसान नहीं पवन। और पत्नी तो सुख दुख की सहचरी होती है, कामना के बीच से प्रेम का संसार रचने वाली। उसे क्या छोटे बड़े के जाल में उलझते हो? पति का नाम लेना पाप है, इस सोच से अब निकल जाओ, आगे की राह तुम्हारी मुश्किल होने वाली है। पवन के अहंकार और आडंबर ने कभी निधि को जानने का मौका ही नहीं दिया। वह हैरान था। निधि ने लड़की वालों की ओर देखते हुए कहा, आप एक बहन को इसके हवाले करने से पहले सोचिएगा जरूर। आज मेरी गोद में मेरा बच्चा है, जबकि मैं इस घर में बांझ होने के कलंक से दूषित कर धोखे का शिकार हुई और अपमानित कर निकाली गई। फिर आपकी बेटी की बारी है। यह मर्द होने के अहंकार से इतना त्रस्त है कि अपनी कमी को कभी स्वीकारेगा नहीं और पत्नी पर दोष मढ़कर स्वयं को तृप्त महसूस करेगा। पवन गुस्से में तमतमाया, पहले की तरह निधि की ओर हाथ उठाने को दौड़ा। तुरंत विशाल ने सख्त हाथों से उसे रोक लिया। पवन तड़प रहा था, बोला, खुद के चरित्र का ठिकाना नहीं है। विशाल तुरंत उसकी बातों को पकड़ते हुए बोल पड़ा, विशाल उसका ठिकाना है। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे मन का हार है। हमने रजिस्टर्ड मैरिज के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी है। कुछ दिनों में यह मेरे सिर का ताज बन जाएगी। गलती से भी अब कभी निधि के बारे में गलत बातें ना कहना। नए बनने वाले रिश्तेदार पवन के घर से मौका पाते ही खिसक लिए। निधि पूर्ण संतुष्ट हो गई थी। मित्रता, विश्वास और प्रेम का जो समर्पण उसके पास था, उसके स्पर्श से अब वह संपूर्णा थी, सिद्ध संपूर्णा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।